हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आता है अपने सीबीएसई बोर्ड में आएगा फ्रॉम 11 to 14, 11, 12, 13, 14। ये चार जो क्वेश्चन आएंगे वो असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों को ये आंसर करने में सुविधा होगी, ये पैटर्न हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया रहता है, उसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हो और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का, तो ए लिखना है अपने को ऑप्शन। If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion, तो उसके इसमें बी ऑप्शन लिखना है। और सी ऑप्शन है if assertion is true but reason is false। assertion तो true है but reason false है, तो सी लिखेंगे। और डी है assertion and reason both are false। assertion and reason दोनों यदि false है तो डी लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्चुअली वन बाय वन, है ना, डिस्कस करते हैं इसको। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस, सॉरी, हाँ यस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is halved and dielectric constant is made 3 times। distance between the plates, जिसको small d से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हाफ हो जाए and dielectric constant k ये 3 times बढ़ जाए। then the कैपेसिटर थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, कैपेसिटेंस, then the capacitance becomes 6 times, कैपेसिटेंस 6 times हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है, इसको देख लेते हैं। और रीजन क्या कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एक्चुअली वो मटेरियल जो कि प्लेट्स के बीच में है ना, और कैपेसिटर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, तो सही है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन क्या रीजन सही है, रीजन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ बढ़ गया क्या, जब हाफ किया डिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जिसका वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कितना है 3 टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 टाइम्स मेड हो गया, तो क्या होगा, कैपेसिटर 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये तो सही है ना। बट इसका रीजन क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये रीजन उसका सही नहीं है ना। असर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसको, है ना, क्या बोलता है, कैपेसिटेंस क्या होता था एक्चुअली, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यदि कोई मीडियम है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये होता है कैपेसिटेंस, है ना, के टाइम्स बढ़ जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गया, तो ये हो गया 3k, है ना, ए एरिया, एंड डी डैश अब हो गया डी बाई 2, डी अपॉन 2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, 6 एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी ये क्या था, ये सी था, तो ये 6c हो गया ना, तो कैपेसिटेंस 6 टाइम्स बढ़ गया, ये तो सही है। लेकिन सेकेंड रीजन में कहता है कि ये जो कैपेसिटर है ना, इसका जो
मटेरियल का नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हो गया कि दोनों ही सही है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सर्सन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू अ की से कनेक्टेड है ना, बैटरी के द्वारा, यानी कनेक्टेड है कैपेसिटर बैटरी से। जब कनेक्टेड होगा तो क्या होगा? V कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। Now dielectric slab of constant K is introduced between the plates. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ठीक है। तो एनर्जी विच इज स्टोर्ड बिकम्स K टाइम्स, एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई। एंड रीजन क्या कहता है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज। सरफेस डेंसिटी जो है चार्ज का प्लेट पर वो कांस्टेंट या अनचेंज होता है ना। तो ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाएगी, सही है, जब कैपेसिटर प्लेट, ये जो कैपेसिटर प्लेट है, मान लें एक पर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, एंड रिमेन्स कनेक्टेड, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो V तो कांस्टेंट होगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बीच इंसर्ट कर दिया, है ना। तो जब V कांस्टेंट हो तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ज्यादा कन्वीनियंट क्या होगा? हाफ सी वी स्क्वायर होगा, क्योंकि V कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कनेक्टेड। जब बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट, और जब डिसकनेक्टेड हो बैटरी तो चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद भी। तो V कांस्टेंट है यहाँ, तो ये फॉर्मूला ज्यादा कन्वीनियंट है, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, ठीक है। बट जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस किया तब कैपेसिटेंस क्या हो गया? एक्चुअली कैपेसिटेंस ये हो जाएगा K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले यदि कैपेसिटेंस C था जबकि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, जब कर दिया डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन कैपेसिटेंस क्या होगा? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया यानी, और ये कैपेसिटेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो U डैश बराबर क्या हो जाएगा? K टाइम्स हाफ CV स्क्वायर, दैट इज K टाइम्स U, ठीक है। तो ये तो सही है असर्शन। जब बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन इन दैट केस में कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर्ड भी K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था? शायद चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स। तो चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी सही है। अब कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी जो चार्ज का है वो कांस्टेंट रहेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सिग्मा डैश ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा Q डैश बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q डैश चेंज होगा क्या? क्योंकि Q डैश बराबर होता है व्हाट? Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV, और चूंकि यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, V कांस्टेंट है, तो Q इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और C कितना हो रहा है एक्चुअली? C K टाइम्स बढ़ रहा है, C K टाइम्स बढ़ रहा है। जब C K टाइम्स बढ़ रहा है तो चार्ज भी K टाइम्स बढ़ेगा, यानी चार्ज क्या होगा? K टाइम्स बढ़ गया अपॉन A, है ना। और Q बाय A क्या था? सिग्मा, तो ये हो गया K सिग्मा, ठीक है, K सिग्मा, है ना। तो एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज का वो भी K टाइम्स बढ़ जाएगा जब बैटरी कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन जो है ये फॉल्स है। असर्शन सही है, एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ये भी K टाइम्स बढ़ेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा।
यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज का कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका रीजन गलत है। असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? देखो, इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम ए लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन। इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल because electron has negative charge, because electron has negative charge। तो यहाँ assertion भी सही है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि करंट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो करंट का माना गया है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना गया है। तो ये सही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? लो से हाई होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई। जो करंट है वैसे देखना है तो देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली जो करंट का फ्लो होता है, कोई वायर है ना, और इसको सेल जोड़ दिया, इसमें प्लस माइनस टर्मिनल है, बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया। करंट का फ्लो किधर माना जाता है? कन्वेंशनल डायरेक्शन, प्लस से माइनस थ्रू द वायर, प्लस से माइनस। तो करंट का ये फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का ये डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, एक्चुअली जो करंट का डायरेक्शन माना गया है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में माना गया है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, है ना। तो करंट का जो फ्लो होता है वो हाइयर पोटेंशियल, प्लस हाइयर पोटेंशियल पर है, माइनस लोअर है, तो हाइयर टू लोअर पोटेंशियल होता है करंट का फ्लो, हाइयर टू लोअर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या मानेंगे? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो किधर से होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लो टू हाई पोटेंशियल। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या हो गया? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। आगे बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। हाँ, थर्ड में क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, दोनों सही है और रीजन भी सही है, इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है एक्चुअली? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैपेसिटी ऑफ a given capacitor remains same even if charge is varied on it। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ये सेम होता है यदि चार्ज सेम चेंज हो, चार्ज इज वेरिड। रीजन क्या कहता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन नियरली मीडियम एज वेल एज साइज एंड शेप ऑफ कैपेसिटर। सही है ना। कैपेसिटी जो है या कैपेसिटेंस वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है ना। और कैपेसिटेंस डिपेंड करता है नियरली मीडियम, मतलब उसके बीच जो मीडियम है, प्लेट्स के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, एंड शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी सही है, रीजन भी सही है। और क्या कह रहा है? ये जो रीजन है एक्चुअली ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। नहीं, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कैपेसिटेंस। एक्चुअली कैपेसिटेंस इज गिवन बाय क्यू बाय वी, है ना। Q इज इक्वल टू सी वी, जैसे ओम्स लॉ में बोलते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू व्हाट? V अपॉन आई। रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ यही है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। तो यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा करस्पॉन्डिंगली, अकॉर्डिंगली। ठीक है, और V घटेगा तो I भी घटेगा, सो दैट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। रेसिस्टेंस तो किस पर डिपेंड करता है? रो एल बाई ए, सर्किट एलिमेंट है। उसी तरह कैपेसिटेंस,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किस पर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? कैपेसिटर प्लेट के बीच के मीडियम, यदि एयर है तो एप्सिलॉन नॉट और कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन, ठीक है। तो नियर बाय मीडियम पर डिपेंड करता है। और एरिया एंड सेपरेशन पर भी डिपेंड करता है, यानी शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है उसी तरह, क्योंकि क्या था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। चार्ज जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो V भी, चार्ज जैसे चेंज होगा बढ़ेगा तो V भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, और चार्ज घटेगा तो V भी घटेगा, सो दैट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे ओम्स लॉ था, है ना, VI पर R डिपेंड नहीं करता, उसी तरह C, Q और V पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? शेप एंड साइज एंड नियर बाय जो मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, है ना। क्यों कि यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। बोर हैड टू पोस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट रेडिएट एनर्जी। बोर पोस्टुलेट में यही कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट यही है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में जब मूव करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और सेकंड पोस्टुलेट है उसको डिफाइन किया कि वो है स्टेशनरी ऑर्बिट जिसके लिए L इक्वल टू NH/2π होगा, है ना। और थर्ड क्या है, एनर्जी H न्यू जो फोटोन होगा वो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एनर्जी, है ना, इनिशियल माइनस फाइनल। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट। रीजन इसका क्या है? क्लासिकल फिजिक्स यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लासिकल फिजिक्स तो यही बोलता है ना। और बोर साहब ने जो मॉडल दिया वो इन अकॉर्डेंस विथ क्या दिया? क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार उनका ये सही है, बट क्लासिकल थ्योरी के अनुसार वो क्या कहता है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिएट करेगी, है ना। दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब अपने को क्या देखना है, क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? क्लासिकल थ्योरी कहती है कि रेडिएट करता है, और बोर मॉडल में क्या कहा गया कि जब स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो रेडिएट नहीं करता है। दोनों ही सही है, लेकिन ये करेक्ट रीजन तो नहीं है इसका, है ना, करेक्ट रीजन नहीं है। क्लासिकल थ्योरी क्या कह रहा है? रीजन क्या कह रहा है? क्लासिकल थ्योरी में एनर्जी रेडिएट होता है, सही है, लेकिन बोर साहब ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी दोनों ही सही है, असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी, 5 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। इफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई सेम है, दे एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब क्या कहता है रीजन? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। तो ये क्या होगा? क्या कह रहा है देखो कि एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स मास पर डिपेंड नहीं करता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स बराबर क्या होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है ना। फोर्स जो है दिस मच, और एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए होता है ना। और ए बराबर क्या हो गया? F अपॉन एम। तो फोर्स एक्चुअली क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एक्चुअली वो मास पर डिपेंड नहीं करता, मास नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय व्हाट? चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो असर्शन तो सही है,
है ना, बट डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, यदि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है ना। तो प्रोटॉन का जो मास होता है एक्चुअली ये बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना। कितना ज्यादा होता है? नियरली 1836 टाइम्स ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास, यानी इलेक्ट्रॉन लाइटर होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है प्रोटॉन का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि फोर्स तो सेम है। फोर्स क्या है? मास पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स तो दोनों पर सेम रहेगा क्योंकि चार्ज पर डिपेंड करता है, और फील्ड बोला है कि सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है। और चार्ज देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है, एक का पॉजिटिव होता है दूसरे का नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है ना। तो चार्ज सेम है तो फोर्स तो सेम होगा, बट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मास किसका ज्यादा है? यानी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसका मास कम है ना, यानी एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। तो असर्शन सही है। और रीजन क्या बोल रहा है? रीजन में क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, रीजन में क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मास के इंडिपेंडेंट है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स मास के इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये करेक्ट रीजन तो नहीं हुआ, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। असर्शन भी सही है कि सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा, सही है। रीजन, इलेक्ट्रिक फोर्स, रीजन सही है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है वहां? एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों हो रहा है? तो उसका रीजन ये थोड़े है कि सेम फोर्स होता है, फोर्स मास पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि रीजन ये होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की बात यहाँ की जाती कि एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत सिंपल है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, पता है, दैट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर क्या हो सकता है? दैट ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड तो सही है। चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है, गलत है ना। क्या है? चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, पता है अपने को, वो तो एक से बहुत कम है, 1 कूलम से, 1 कूलम तो फिर भी ज्यादा चार्ज है ना। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, असर्शन तो सही है, करेक्ट है। एंड चार्ज लेस देन इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है ना। यानी असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो क्या होगा? असर्शन सही है और रीजन गलत है तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें थोड़ा बहुत अपने को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, कि अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो पूरा ही गलत हो जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर इक्वल। सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल कंडक्टर है ना, डिफरेंट रेडियस का है, रेडियस डिफरेंट है R1 R2, है ना, एंड चार्ज मान लो Q1 Q2 है, और ये कहता है कि इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है स्फेरिकल बॉडी का। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज नियर देयर सरफेसेस आर आल्सो इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा। ये तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, है ना।
उसके बाद बोलेंगे कि असर्शन करेक्ट है या रॉन्ग है, फॉल्स है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। ये भी सही है, ये तो सही है। अब पहला सही है कि नहीं ये देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? क्यू बाई ए। तो दो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है ना। मान लें कि एक का रेडियस है कितना? R1, और दूसरे का रेडियस है R2। बड़े छोटे की यहाँ बात नहीं हो रही। एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर Q2 है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक का क्या होगा? Q1 बाय एरिया, स्फेरिकल बॉडी है तो 4πr², 4πr1², और ये इक्वल दिया हुआ है, यानी दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? Q2 बाय 4πr2², इस कंडीशन से, ठीक है। यहां से अपने को क्या मिल जाएगा? एक्चुअली Q1 एंड Q2 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो Q1 बाय Q2 क्या हो गया? R1² अपॉन R2², एक इक्वेशन मिल गया। Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1² बाय R2²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली 1/4πε0 Q बाई R²। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर तो ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि मानो कि जो चार्ज है एक्चुअली सेंटर पर है, तो सेंटर से r डिस्टेंस पर जो होता है वही सरफेस पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड k या 1/4πε0 रख दो, 1/4πε0 Q1 पहले का अपॉन R1², ठीक है। दूसरे का क्या होगा? उसी तरह 1/4πε0 देन Q2 अपॉन R2² हो जाएगा। ना 1/4πε0 तो कैंसिल हो गया, तो Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना आया? Q1 बाई Q2 R1² अपॉन R2², ठीक है। Q1 बाई Q2 इक्वल टू R1² बाई R2²। Q1 बाई Q2 R1² बाई R2² था। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालेंगे, एक्चुअली हम लोगों ने इसको बराबर नहीं करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाल लेते, है ना। दिस बाय दिस, दैट इज E1 बाय E2, तब पता लगेगा। E1 बाय E2 निकाल लेते हैं, है ना। तो इस टर्म को हटा देते हैं, एक्चुअली E1 बाई E2 निकाल लेते हैं, है ना। तो चलिए इस पार्ट को हटा दिया, है ना। E1 बाय E2 हम लोग निकालते हैं, तो क्या होगा? E1 बाई E2 इज इक्वल टू, देखो 1 बाय दिस अपॉन दिस हो गया, है ना। तो Q1 बाई Q2 तो है ये, Q1 अपॉन Q2, और ये क्या हो गया? R2² अपॉन R1², ठीक है। अब Q1 बाई Q2 क्या है? R1² बाई R2² है, तो ये है R1² अपॉन R2² इंटू R2² अपॉन R1², तो ये कैंसिल हो गया, ये बराबर 1 हो गया, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाई E2 1, यानी E1 इक्वल टू E2, तो सही है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल बॉडी का सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के सरफेस पर सेम आएगा, ठीक है। यानी असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या कह रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। ये तो सही है, एक तो यूज किया अपन ने, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी तो बोलना था, क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन ये रखा कि दिस इज द कंडीशन, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर सेम देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का तो बताया रीजन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना होता ही है चार्ज पर यूनिट एरिया, बट दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। समझ में आया? आ गया होगा समझ में।
चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज और ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ द केसेस। ऐसा होता है क्या, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉल होता है सेम रेट से होता है, ये तो गलत है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज के केस में तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में सही नहीं है। ठीक है, तो क्या है यहाँ, असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, मान लो कोई चार्ज क्यू है, इसके कारण एट ए डिस्टेंस आर पर अगर फील्ड निकालेंगे तो क्या आता था, कोई पॉइंट पी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के केस में। और डायपोल के केस में क्या देखा था हम लोगों ने, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, कोई पॉइंट है P, इसका सेंटर है O, इससे R डिस्टेंस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है, एक्सियल लाइन पर निकाला या इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो तो 1/RQ है ना, RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर डायग्राम बनाए पॉइंट चार्ज के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फॉल होगा तो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूं फॉल होगा, जल्दी फॉल होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना घटेगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। बट इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण 2 का क्यूब 8 टाइम्स कम हो जाएगा फील्ड। ठीक है, तो दोनों का वेरिएशन तो सेम नहीं होता है, तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये तो सही है, फ्रॉम द चार्ज। और इलेक्ट्रिक डायपोल कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ऐसा होता है, तो वो गलत है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में तो आर क्यू होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत है। आगे बात समझ में, लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, if a point charge q is placed in an infinite grounded conducting plane surface, the point charge will experience a force, है ना, and this force is due to the induced charge on the conducting surface which is at zero potential. क्या कहते हैं, if a point charge q is placed in front of infinite grounded conducting plane surface के पास अगर है तो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इंड्यूस चार्ज के कारण होगा। हाँ, तो ऐसा है कि यहाँ क्या कह रहे हैं, कुछ ये सिचुएशन है, मान लो कोई चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर कोई ग्राउंडेड क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा था, एक ऐसा भी सवाल था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा, है ना, और ये इंड्यूस करेगा अपोजिट चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज, तो ये अट्रैक्ट होगा चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो अट्रैक्ट होगा, तो सही है ना। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, है ना। पॉइंट चार्ज यदि है Q इन फ्रंट ऑफ इनफिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस, तो पॉइंट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सही है। रीजन क्या है, दिस फोर्स इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस, जो चार्ज इंड्यूस किया था ना अपोजिट चार्ज माइनस Q, तो उसके कारण हो रहा है फोर्स, अपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। तो हम लोगों ने ये किया है कुछ कि असर्शन एंड
रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो केस स्टडी आता है। तो केस स्टडी में तो दिया रहता है, पैराग्राफ दिया है, फोटोग्राफ दिए हैं, एक इवेंट अपने को दिया हुआ है और उसमें क्या करना है उसके आधार पर आंसर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में जो दिया हुआ है पैराग्राफ उसी पर अपने को आंसर करना है ना। ये पीसा बेस्ड टाइप है, वो तो कंटेस्ट है, लेकिन उसका आंसर उसमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है ना। तो वो रिलेटिवली इससे सिंपल है। बट असर्शन एंड रीजनिंग ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, यहाँ भी इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है। So there is a need to focus on these type of questions. हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।